डॉक्टर साहब, बहुत सी मुस्बत चीज़ें शुरू हो चुकी हुई हैं, और दूसरा जो क्रैकडाउन है, ख़ास तौर पर जिन्होंने प्राइवेट लॉकर्स बनाए हुए हैं, और अगर इस किस्म की चीज़ें सामने आती गई तो ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान का अगर इस तरह अगर किसी ने लूटा हुआ है और जिस तरह चीज़ें निकल रही हैं कि जी गोडाउन्स में या तय खानों में उन्होंने प्राइवेट लॉकर्स बनाए हुए, इनको कहा गया प्राइवेट बैंक टाइप एक लॉकर्स बनाए हुए थे, जिसमें जो अरबों रुपए वहाँ से निकल रहे हैं, जिसमें फॉरेन करेंसी भी है, डॉलर, पाउंड्स, यूरोज। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये कि ये तो एक साइड चीज़ शुरू हो चुकी हुई है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको क्या लगता है कि अब पॉजिटिव जो है वो हम उस तरफ देख सकते हैं कि शुरू हो चुकी हुई हैं चीज़ें चलना? डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, रुपी स्टेबलाइजिंग अगेंस्ट डॉलर, तो ओवरऑल फिर जो जिस तरह स्मगलिंग को भी चेक किया, तो इन चीज़ों का इम्पेक्ट हमें किस तरह पॉजिटिवली नज़र आना थोड़ा सा शुरू हो तो गया, लेकिन आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या इम्पेक्ट होगा? जी ज़मीर, जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि हमने चंद हफ्ते पहले जबकि डॉलर जो है वो 340 रुपये पे भी मार्केट में अवेलेबल नहीं था, चीनी जो है वो 200 रुपये को क्रॉस कर गई थी, गंदम और आटा जो है उसकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा था, और तकरीबन ऐसा लग रहा था कि खुदा न खास्ता इकॉनमी जो है उसकी कोई सिमत जो है वो नहीं है। इसी तरीके से अफगान ट्रांजिट ट्रेड को मिसयूज़ करने वाले, ईरान से ऑयल की स्मगलिंग करने वाले, और ये जो डॉलर की होर्डिंग और स्मगलिंग करने वाले जो कुछ किरदार थे, उनके गिर्द घेरा तंग किया गया, और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे आती गई, और थोड़ा सा वहाँ पे एक इत्मीनान बख्श सूरत हाल जो है वो नज़र आती है। और इस वक्त एक ऐसी खामोशी है जैसे कि समुंदर में तूफ़ान आने से पहले खामोशी होती है, और ये जो तूफ़ान है अब ये देखना ये है कि ये किस नौइयत का होगा। अगर तो ये एक्शन जो है इनको सस्टेन रखा जाता है, इसका प्रॉपर फॉलोअप होता है, तो यकीनन ये तूफ़ान जो है ये अगेंस्ट वो तमाम काली भेड़े जो कि बिजली चोरी में मुलव्वस थी या गैस चोरी में मुलव्वस हैं, या मुल्क के जो ज़र मुबादला को स्मगलिंग के ज़रिए नुकसान पहुँचा रही थी या रेवेन्यू की शॉर्टफॉल का वो मौजब बन रही थी, उनके खिलाफ तूफ़ान हो सकता है। और अगर खुदा न खास्ता इसको सस्टेन ना किया गया और इसका प्रॉपर फॉलोअप ना किया गया, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता यही अनासर जो हैं ये दोबारा से सर उठाना शुरू कर देंगे, और फिर वो कंज्यूमर्स के जो खिलाफ है वो एक तूफ़ान खड़ा होगा, वही महंगाई, चोर बाजारी के साथ बाजारी का। तो ये जो करंट एक्शन है बहुत ज़रूरी था, इसको मैं सर्जरी या ऑपरेशन कहता हूँ, लेकिन मैं साथ ये भी याद दिलाता हूँ कि हर सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी, मेडिसन, कोई ना कोई फॉलोअप होता है, और ये हमारे केस में फॉलोअप जो है वो ये निज़ाम की जो पॉलिसी और जो इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स हैं उनकी शक्ल में होगा। देखिए, ये बिजली चोर पहले भी एग्जिस्ट करते थे, और वही लोग जो कि अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जी फील्ड में 240 के करीब काली भेड़े थी जिनको के ट्रांसफ़र किया गया, तो क्या वो पहले नहीं पता था कि वो मौजूद हैं? वही अदारे जो कि इस वक्त आपको बता रहे हैं कि चीनी कौन स्मगलिंग कर रहा है, खाद कौन स्मगलिंग कर रहा है, ये सोना कौन स्मगलिंग कर रहा है, डॉलर कौन स्मगलिंग कर रहा है, तो ये सारे अदारे पहले भी मौजूद थे। तो यकीनन ये किसी ना किसी के साथ मिली भगत में पॉलिसीज़ को जो है वो उनको मनूवर करके किया जा रहा था, और अब अगला स्टेज जो है वो इसमें ये अदारा जाती इस्लाहात, और मैं तो उसको कहूँगा कि उसकी भल सफाई की ज़रूरत है उन तमाम रेगुलेटरी अदारों की जो कि मुतय्यन थे कि वो अपना काम सरअंजाम दें, और ये ऐसी चीज़ें ना होने दें जिनको कि अब हम एक एक्शन के जरिए क्रैक डाउन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पिछली हुकूमतें जो थी, और ये कोई एक नहीं, पिछली 10-15-20 ये सभी की नाक के नीचे हो रहा था। तो क्या वजह कि हम उन जो चेहरे हैं उनकी निशानदही नहीं कर पा रहे कि ये क्यों हो रहा था? ये तो हमें पता चल गया कि ये कौन कर रहे थे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो है कहा यह जाता है, क्योंकि जब डॉलर महंगा था तो आपकी क्योंकि जो इंपोर्ट्स हैं वो आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट मतलब रिलाइड इकोनॉमी है आपकी, आप हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, तेल हो, खुर्दनी तेल हो, फिर दालें हो, या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब अगर जब डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है और रुपया मुस्तहकम हो रहा है, तो इसका फ़ायदा
जो है वो कब तक हम देखेंगे कि बाकायदा इसको जिसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं वो हमें आम आदमी तक कब तक नजर आएगा? क्योंकि ये रीसेंट फिनोमेना है, मेरे ख्याल में 10-15 दिन हुए हैं इसको कि डॉलर जो है वो कमजोर पड़ना शुरू हुआ है और रुपया मुस्तहकम होना शुरू हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि इसका ट्रिकल डाउन शुरू होगा? मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीटली आ जाए, लेकिन शुरू कब होगा? देखिए जमीर, उसके लिए हमारी एक्सपोर्ट्स का बढ़ना या रेमिटेंसेस का बढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डॉलर के टोटल एसेट्स जो हैं वो हैं कितने आपके। तो असल चीज़ इस वक्त जो है कि ये जो कीमत यहाँ पे सस्टेन्ड है, अब इसको यहाँ पे सस्टेन रखने के लिए पीछे से एक डॉलर का फ्लो भी चाहिए, और वो फ्लो जो है या तो वो रेमिटेंसेस की शक्ल में मिल सकता है या IMF की जो अभी ट्रांच हमें मिल रही है उसकी शक्ल में मिल सकता है, और या फिर एक्सपोर्ट्स प्रोसीड जो है उनको बढ़ा के मिल सकता है। उससे पहले यह तो जरूर हुआ कि जो नुकसान होना था डॉलर की वैल्यू मजीद बढ़ने से वो रुक गया, लेकिन अगर हम ये कहें कि इसका कोई फायदा फौरन पहुंचना शुरू हो जाएगा तो उसके लिए शायद हमें भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, यही कहा जाता था कि बाय डेफिनेशन शायद कि डिवैल्यूएशन इज ऑलवेज इन्फ्लेशनरी, लेकिन अब उसको अगर हम चेक करने में कामयाब हो रहे हैं तो जिस तरह अभी तेल की कीमतें, अब जो हमने आज जो ऑर्डर्स बुक करने हैं वो उसमें हम इतना डॉलर अगर जो देना है, या आई अंडरस्टैंड कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स बढ़ेंगे, रिमिटेंसेस बढ़ेंगे, या जो आप इंटरनेशनल डोनर्स या फिर जो मल्टीलेटरल डोनर्स हैं उनसे आपको आना शुरू होंगे तो तब ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर ये एक सिंगल फैक्टर देखा जाए तो उसका जो आज आप ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं या इंपोर्ट ऑर्डर्स जो भी बुक कर रहे हैं फॉर इवन फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या जो खाने पीने, तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? लेट्स सपोज 15-20 डेज, अ मंथ्स टाइम। देखिए, इस वक्त हम जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं ये वो है जो कि क्रूड आपको $80-82 पर बैरल पे मिला होगा। अगर हम आज ऑर्डर वो प्लेस करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में बदकिस्मती से इस वक्त ऑयल की कीमतें जो है वो बढ़ के $93 पर बैरल को एक्सीड कर गई हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो $100 तक टच कर जाएंगी अगर सऊदी अरेबिया और रशिया ने अपनी सप्लाईज जो है वो बेहतर ना बनाई। तो इसका मतलब ये है कि वो अगेन जो मैं दोबारा दोहराता हूँ कि वो जो में नुकसान होना था रुपए की कदर खोने का, उसको तो हमने ब्रेक लगा ली, लेकिन अब जो आलमी मंडी में अगर तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो जाहिर है कि अब आपको तेल वो महंगा मिल रहा होगा, और यही वजह है कि आने वाले 15-20 दिन के बाद शायद आप एक दफ़ा फिर से थोड़ी सी जो इनकी कीमतों में इजाफा होता हुआ देखें, पेट्रोल डीजल, और इसी तरीके से बिजली के जो बिल आएंगे जिसमें कि अगस्त का जो फ्यूल जो कैपेसिटी चार्जेस जो है जो कि एडजस्ट किए जाएंगे, वो वहाँ पे आप देखेंगे कि दोबारा फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट में थोड़े से पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ रही होगी, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। अभी जो अतीक साहब ने बात की इसको भी जरा एड्रेस कर दें कि ऑलरेडी एक बहुत ही फ्रेजाइल बिजनेस एनवायरनमेंट में आप कितना मजीद डाल सकते हैं, और वो कह रहे हैं हम तो 100% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्सेस की शक्ल में। अब दो चीजें, एक प्राइवेटाइजेशन भी है, उस पर भी जरा बता दें कि वो एक तो शुरू तो हो गया है काम उस पर, और अभी मैं देख रहा था फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी अपॉइंट करने के लिए बातें चल रही हैं कि ट्रांजैक्शंस के लिए, और दूसरा एग्रीकल्चर इज वेरी की फॉर लाइक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, कि जहां पे आप अगर एक्सपोर्ट्स के लिए कपास है और बाकी चीजें भी हैं, तो इसमें जो एक इनिशिएटिव तो है, ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात हो रही है, इसको जरा एड्रेस कर दें इन दोनों चीजों को। देखिए ज़मीर, एग्रीकल्चर हमारा लो हैंगिंग फ्रूट है, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर हम ये फूड सिक्योरिटी और फूड इन्फ्लेशन पे काबू पाना चाह रहे हैं तो हमें हर तरह से अपनी जो यील्ड है वो बढ़ाना होगी। अब वो यील्ड बढ़ाने के लिए जैसे किसी ज़माने में ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई थी, गो कि उसमें जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वाले कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा माहौल दोस्त नहीं थे, उसी तरीके की अब एक रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है जो कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हो, प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो, जिसमें कि ये जो बदलती हुई रुतें और जो एक्सट्रीम वेदर है उसका सामना करने के काबिल हो सके हमारी फसलें जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, एग्रीवर्स क्लाउड की मदद से, ड्रोन्स के इस्तेमाल से, जो कि ज़मीन को तय तक जाके आपको बता सकें कि कितनी ज़रखेज़ी है, किस खाद की ज़रूरत है, कब आपाशी की ज़रूरत है, और जो कि पूरी फसल का जायज़ा लेके बता सकें कि किस तरह की पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड कब स्प्रे करनी है वगैरह वगैरह। तो
उसके लिए जो है बिल्कुल एक तो SIFC के लेवल पे भी काम जो है वो शुरू हुआ है और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो थरपारकर और चूलिस्तान इनको आबाद करने के उसमें मेजर टारगेट है और ये वो ज़मीनें हैं जो कि बंजर पड़ी हैं और अगर ये आबाद हो जाती हैं तो यकीनन ये एक गेम चेंजर होगा। और दूसरा जो आपने एस्पेक्ट बताया प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन देखें कि रातों रात नहीं हो जाएगी। फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो अभी इसकी प्रॉज एंड कॉन्स और पूरा इसका फिजिबिलिटी सोल्यूशन जो है प्लान वो बना रहे होंगे। मैं नहीं समझता कि अगर डिलेड इलेक्शन की सूरत में भी शायद केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कोई एक डील भी मुकम्मल कर सके, लेकिन ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। प्राइवेटाइजेशन और इन जो नुकसान वाले इदारों को हम एक इन पे पॉलिटिक्स करते रहे। शौकत अजीज के ज़माने से कभी अदालतों ने इसको फुटबॉल बनाए रखा स्टे दे के, और कभी सियासी जमातें जो हैं जब वो अपोजिशन में आती हैं इसकी मुखालफत करती हैं, हुकूमत में जाके इसको करना शुरू करती हैं। तो अगर इस पे एक वाक़तन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्टिव काम शुरू हो जाए तो कम से कम हमारे ख़जाने में जो ये ब्लैक होल है ये आपको कम होता नज़र आ रहा होगा।